नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। खबर बीजेपी से जुड़ी है। लगता है बीजेपी ने गुजरात का नया मॉडल तैयार कर लिया है, क्योंकि यहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के करीब करीब सारे चेहरे बदल दिए गए हैं। सीएम से लेकर मंत्री तक चेंज कर दिए गए। तो क्या देश के दूसरे राज्यों में भी बीजेपी ये मॉडल अपना सकती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुराना सब भूलो, अब नई सरकार, बीजेपी का नया मॉडल तैयार। गुजरात के बाद कौन सा राज्य? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ गुजरात में सीएम कुर्सी से विजय रूपाणी गए और भूपेंद्र पटेल आए। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक साल पहले बीजेपी ने सीएम क्यों बदल दिया। सीएम ही क्यों, यहाँ तो 24 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली है, यानी पूरी सरकार ही बदल गई। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी टीम बाहर हो गई। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हैं। देखिए, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी परिवर्तन ऐसा है कि समय की मांग होती है और इसलिए परिवर्तन होता है, तो उसको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। पहले अटल जी हमारे नेता थे, अडवाणी जी बाद में नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी नेता हुए, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। बीजेपी इसे परिवर्तन का नाम दे रही है, लेकिन इस परिवर्तन की मंशा पर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगा रही है। साथ ही बीजेपी की इस रणनीति के चुनाव में फेल रहने का दावा भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में नाराज़गी बहुत है और इसी कारण मुख्यमंत्री को बदला गया है। जिस मुख्यमंत्री के शासन में नौजवान बेरोजगार हुआ, कोरोना काल में कई परिवार तबाह हो गए, किसान बर्बाद हो गए, ऐसे समय में मुख्यमंत्री को बदलकर लोगों के गुस्से को शांत करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची है। लेकिन मेरे प्यारे गुजरातियों ने ये तय किया है कि भाजपा भले ही मुख्यमंत्री बदले, हम लोग सत्ता बदलने के मूड में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का ये गुजरात मॉडल एक बार फिर हिट हो सकता है, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का नया मॉडल जैसा है, जिसमें चुनाव जीतने का फार्मूला भी है। जानकार ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गुजरात के अलावा दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी बीजेपी का मिशन एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे सकता है। यहाँ भी गुजरात मॉडल लागू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण काम का जायजा लिया। हरियाणा के सोहना में हुए कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने किस्सा सुनाया, जिसके बाद उनकी देश भर में अब जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने यह बताया कि रामटेक में उनके ससुर का घर सड़क निर्माण के बीच में आ रहा था, तो उन्होंने अपने ससुर के घर पर भी बुलडोजर चलवा दिया। नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से लौटेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, जहां एक बार फिर से आदिवासियों के नाम पर अब सियासत गर्म है। महाकौशल के गढ़ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व सीएम
दिग्विजय सिंह अलग अलग कार्यक्रम में आमने सामने होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी 18 सितंबर को मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने जा रही है। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इसी दिन शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस भी है। इससे पहले बीजेपी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव सम्मान दिवस के रूप में मनाने की बात कह चुकी है। यानी आदिवासियों के इन नेताओं को सामने रखकर पार्टी अपनी खोई जमीन को वापस तलाशने की तैयारी में है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री शाह के आगमन पर छिंदवाड़ा, डिंडौरी, बालाघाट और मंडला के आदिवासियों को सामने रखकर पार्टी 2023 की लाइन खींचने जा रही है। हालांकि पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी हमेशा से इन वर्गों की हिमायती रही है। अमित शाह जी जबलपुर के अंदर 18 तारीख को शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो अभियान प्रारंभ हो रहा है उसकी शुरुआत करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय और यशस्वी हमारे नेता, देश के एक ताकतवर गृह मंत्री वो आ रहे हैं और उसकी शुरुआत वहाँ पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के लोकसभा क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होगा। तो इसलिए आदरणीय अमित शाह जी का जो दौरा है, बड़ा यशस्वी दौरा जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। बीजेपी अगर बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव सम्मान दिवस का नाम देकर आदिवासियों को साधने जा रही है, तो कांग्रेस इसी दिन शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आदिवासियों का सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी रणनीति पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तैयार की है, जिसका मकसद भी साफ तौर पर बीजेपी को जवाब देना है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि शाह और दिग्गी की तुलना संभव नहीं है। अमित शाह वहाँ आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी की सभा और मीटिंग होगी, निश्चित तौर पर आदिवासियों में एक और आत्मविश्वास आएगा और भारतीय जनता पार्टी से की जो आदिवासी विरोधी नीति है उसके खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी। अमित शाह जी यहाँ खड़े हुए हैं, चाहे धारा 370 से लेकर देश के जो है ना पूरा सिस्टम में जो है ना देश के गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी। दिग्विजय सिंह जी यहाँ खड़े हुए हैं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी लगातार मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की नाटक नौटंकी करते रहते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। अब क्या उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। अब महाकौशल में कमलनाथ जी का बड़ा एक स्थान है, तो उनको लगा कि कमलनाथ जी को थोड़ा थोड़ा डेंट करते हुए आगे बढ़े, तो इन फाइटिंग है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों की 47 सीटें हैं, लेकिन इनमें से 2018 में बीजेपी को महज 17 सीट मिली थी। तब यहां ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की थी और शायद इसी के चलते बीजेपी यहां जोर लगा रही है, तो कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की जुगत में है। बीजेपी अब इस तैयारी में है कि 23-24 में उसकी वापसी हो जाए। लिहाजा जबलपुर यानी महाकौशल में बड़ी तैयारी है जहां अमित शाह पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी दिखाई देंगे। पर सह और मात के खेल में क्या ये माना जाए कि इस बार केंद्र में आदिवासी होंगे? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 तारीख से 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहां होने वाले कार्यक्रमों में उनका एक रोड शो भी रखा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। रोड शो की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सिंधिया का रोड शो को अनुमति दी गई तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतरेगी, कड़ा विरोध जताएगी और प्रदर्शन करेगी। देखिए सियासत पर यह रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंच रहे हैं। यहां उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी और सिंधिया समर्थक सिंधिया के ग्वालियर दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया एक रोड शो भी करेंगे। जगह जगह भव्य स्वागत होगा और जनता से मुखातिब भी होंगे। बीजेपी सिंधिया के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन वो कांग्रेस को लेकर सचेत भी है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस सिंधिया का विरोध कर सकती है। ऐसे में कोविड-19 के नियमों का हवाला देकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेरा कहना है कि धरना प्रदर्शन में भी आपको कोई समस्या है, प्रशासन आपकी सुनने को तैयार है। वो रैली निकाले, रैली पे हमने कोई केस रजिस्टर नहीं किया है।
आपको हमने कहा कि सोशल डिस्टेंस रखो, चलते फिरते में कार्यक्रम आप जो हो रहे हैं उनको करो। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा है और क्रियान्वयन करते हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। इधर कांग्रेस उसके 2 विधायकों पर हुई एफआईआर को लेकर नाराज है। दोनों विधायकों पर बिना अनुमति और कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में 2 अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा रखती है तो उसे सिंधिया के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 22 तारीख को होने वाले रोड शो का सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध करेगी। जैसा हमें जानकारी मिली है कि सिंधिया जी 22 तारीख को ग्वालियर में स्वागत कराने के लिए आए और उस स्वागत में तमाम सारा क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व संविधान और लोकतंत्र को यदि मानता है तो मुझे लगता है सिंधिया जी पे भी एफआईआर होना चाहिए, जो एफआईआर हमारे ऊपर हुई है। जैसा हमें जानकारी मिली है कि वो पड़ाव से और बाड़े तक रैली के रूप में आएंगे। हम कांग्रेस के समस्त लोग उसी दिन जो है बाड़े से लेकर पड़ाव तक अपनी रैली निकालेंगे और सिंधिया जी का विरोध करेंगे। एक तरफ सिंधिया के दौरे को लेकर तैयारियां जारी है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा चुकी है। ऐसे में सिंधिया का दौरा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। देखना होगा कि कांग्रेस के विरोध की चेतावनी के बाद क्या सिंधिया ग्वालियर में रोड शो कर पाने में कामयाब होंगे या फिर प्रशासन इसे लेकर कोई फैसला लेगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। हिंदुत्व पर दिया राहुल गांधी का ताजा बयान वायरल हो चुका है। इस बयान पर बीजेपी ने चारों तरफ से राहुल को घेरना भी शुरू कर दिया है। बहस ये भी छिड़ गई है कि असली और नकली हिंदू कौन। सवाल यही है कि राहुल ने बयान देकर कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस ने गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छी छवि बना ली थी। हिंदुत्व पर फिर राहुल का सेल्फ गोल, पोल पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली से भोपाल तक बवाल, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने वाले राहुल आज सवालों में हैं। भोपाल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने उनके बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। अब आपने कहा कि सरस्वती की शक्ति कम हो रही है, लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है, दुर्गा की शक्ति कम हो रही है, फिर ये जो है लक्ष्मी और सरस्वती को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। कौन होते तुम हिंदुओं का अपमान करने वाले? अरे राहुल गांधी, तुम कठमुल्लों के हाथ की कठपुतली मत बनो, तुम पाकिस्तान के वोटों के भिखारी मत बनो। राहुल के बयान पर बवाल इस कदर बढ़ गया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने तो राहुल को इच्छाधारी हिंदू तक बता दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पे जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। इस पे से बीजेपी का ये कहना मानसिक संतुलन राहुल जी का खराब हो गया है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ही पूरी बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। ये वो लोग हैं जो देश को आज भी बांटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म और मजहब के नाम पे आज भी नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल पर बीजेपी के इस आक्रामक रुख को समझने के लिए उस बयान को भी सुन लीजिए, जिसमें राहुल ने बीजेपी के हिंदुत्व पर विवादित बयान दिया। पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जहां ये जाते हैं
कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यही बयान राहुल और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बनती दिख रही है, क्योंकि अगले साल 2022 में यूपी गुजरात में इलेक्शन है, वहीं 2023 में एमपी छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये बयान राहुल के लिए सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर की गई कांग्रेस की मेहनत पर ये बयान पानी तो नहीं फेर देगा, क्योंकि बीजेपी अपने सियासी स्वभाव के अनुरूप राहुल के बयान को चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में सियासत को गरमाने वाले मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष के हाथ हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लग ही जाता है। अब ताजा मामला एनसीआरबी के जारी आंकड़े हैं, जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने साल 2020 के लिए अपराध के आंकड़े जारी कर दिए हैं। हालांकि आंकड़े देश के सभी राज्यों के लिए जारी किए गए, लेकिन आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दुष्कर्म के मामलों में छत्तीसगढ़ बिहार से भी आगे निकल चुका है। बिहार में 2020 में दुष्कर्म के 806 मामले दर्ज हुए, तो वहीं ये आंकड़े छत्तीसगढ़ में 1210 हैं। यानी औसतन छत्तीसगढ़ में हर 24 घंटे में 3 से ज्यादा दुष्कर्म हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के प्रति अपराध भी बढ़ा है। साल 2020 में 502 ऐसे मामले दर्ज किए गए जो आदिवासियों के खिलाफ घटनाओं से संबंधित हैं, और अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। अब ये कह सकते हैं कि जो विकासगढ़ की बात करते थे, शांति का टापू जिस छत्तीसगढ़ को हम लोग कहा करते थे, अपराधगढ़ में बदलता जा रहा है। अब भी वक्त है बेहतर तरीके से यदि प्रशासन चले, और ये जो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि पूरी तरीके से प्रशासन तंत्र चरमरा के बैठ गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ काम कर रहा है। एनसीआरबी 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अलग अलग धाराओं में दर्ज अपराध में भी इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दर्ज सभी तरह के आपराधिक मामलों पर गौर करें तो एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट कहती है कि हत्या के 972 मामले दर्ज किए गए, वहीं हत्या के प्रयास के 720 मामले सामने आए। महिलाओं के खिलाफ अपराध 1187 रहे, तो यौन शोषण के 171 मामले दर्ज किए गए। वहीं अपहरण की 2008 घटनाएं हुई, तो चोरी के 6040 मामले और डकैती के 85 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। अपराध के बढ़ते ग्राफ पर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस रमन सिंह को उनके कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिला रही है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में अपराध रोकने का हर संभव प्रयास किया है। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके कार्यकाल में कितनी घटनाएं कही उसके बारे में कुछ नहीं कहे। जो अभी आंकड़े आए, मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है आदिवासियों की हत्या के बारे में, बलात्कार के बारे में, अन्य मामलों में। क्या डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल पिछले जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसके बारे में कुछ नहीं कहे? इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखती है और कुछ आंकड़े नहीं। अगर ऐसे कुछ आंकड़े आए हैं, सरकार उस पर गंभीर है। उन प्रकरणों को कैसे कमी आए उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वैसे अपराध के आंकड़ों पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत पुरानी बात है। सरकार चाहे जिसकी हो, विपक्ष उसे घेरता जरूर है, लेकिन सियासी हंगामे के बीच ये मंथन कहीं गुम हो जाता है कि बढ़ते अपराध को आखिर कम कैसे किया जाए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब खबर खेलों की दुनिया से है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने T20 कप्तानी से हटने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट भारतीय टीम की T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। वो इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक शॉर्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ेंगे।
और उनकी जगह पर रोहित शर्मा को अब टीम की कमान सौंपी जा सकती है। विराट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहते हैं। विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी छोड़ने को लेकर अब कई तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कई लोगों ने उनके फैसले को सही भी ठहराया है। लगातार दौरे करने और खेल की वजह से खिलाड़ी फिटनेस को लेकर बहुत सोचते हैं, विचारते हैं और विराट ने भी ये लिखा कि वो आराम चाहते हैं और टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो T20 की कप्तानी छोड़ेंगे। दरअसल कप्तानी के साथ खेलना भारी दबाव का सबब बनता है और इससे खिलाड़ी खुद पर दबाव महसूस करता है, थकान महसूस करता है। बहरहाल जो लोग विराट को बतौर कप्तान T20 में भी देखना चाहते हैं, उनके लिए जरूर की खबर निराशा भरी है। तो इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।